कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं? एक बहुत गंभीर समस्या आ रही है आप लोगों की, बहुत गंभीर। टेस्ट हुआ था आप लोगों का, मालूम है? अब वो सारे बच्चे सोच रहे हैं, व्यूअर जो लोकल नहीं है, जो बाहर से देख रहे हैं, कि टेस्ट कब हुआ था। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्त कि हमारे यहां टेस्ट सीरीज शुरू है हर संडे को। अगर आप आरा के अगल बगल के हैं, कहीं भी पढ़ते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप हमारे यहां टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और संडे को वो टेस्ट होता है और उसी दिन उसका सॉल्यूशन हो जाता है और अगले दिन रिजल्ट आ जाता है। पिछले टेस्ट का रिजल्ट आज आया, 50 में हाईएस्ट शायद 48 गया है। बहुत लोगों का 45, 40, उम्मीद के हिसाब से मार्क्स नहीं है। मार्क्स 49 चाहिए था और बहुत सारे 80% बच्चे ऐसे होना चाहिए थे जिनका 45 प्लस आना चाहिए था। समझ रहे ना मेरी बात को? अब सारे बच्चे वो बेचैनी से, सर 45 मतलब 90% की बात कर रहे हैं। अरे कितना आसान है यार, कितना आसान है 90% लाना। तुमने वीडियो देखा कंप्लीट? नहीं देखा? 30 आएगा भाई, 32 तो किसी का भी आ जाएगा, 35 भी किसी का आ जाएगा। समझ रहे हो बात को? अरे 70% लाना, 80% लाना, ये आम बात है। चोरी करके ला देता है सब। मजाल है तो 90% लाके दिखाओ, मजाल है तो फिजिक्स में 95 लाके दिखाओ, और वो तभी पॉसिबल होगा तब हमारा पूरा वीडियो देखोगे लास्ट तक। वादा कर लो अपने आप से कि ये वीडियो आखिर तक 30 क्वेश्चन का कंप्लीट देखोगे, और तब देखना मजा क्या आता है, तब देखना तुम्हारा सवाल बनाने की कैपेसिटी कैसे बढ़ती है। समझ रहे हो मेरी बात को? मजाक लग रहा है? चलो मिलकर काम करना शुरू करते हैं और तुमको ये दिखा देते हैं हम कि आज का 30 क्वेश्चन तुम्हारा सीधे बोर्ड में ही आएगा। तो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस सर और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है नाभिक से रिलेटेड है। बहुत लोग सोचेंगे कि नाभिक से तो 1-2 सवाल आते हैं सर, 30 क्वेश्चन अब क्यों करा रहे हैं? अरे बिहार बोर्ड है और कोई ऐसा बोलता है कि नाभिक से 2 नंबर का ही आएगा तो ये एकदम गलत है। कोई सिस्टम नहीं है, किसी भी चैप्टर से कितना भी पूछ सकता है। हमें तो प्रिपेयर रहना ना मेरे भाई। जितने भी सवाल आए ना, मुझे सब करके आना है। तो अगर सब करके आना है तो पूरा वीडियो को देखना है। और ये देखिए हमारा सवाल नंबर 1। ये सवाल नंबर 1 आपको आ रहा होगा। आता है सर? मजाक कर रहे सर, नहीं आता सर, नहीं आता सर। अरे नहीं आता, ये नहीं आएगा तो कौन आएगा? ये नहीं आएगा तो चुल्लू पर पानी में डूब मरो भाई। मजाक कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना लल्ला। बहुत प्यार करते हैं तुमसे हम, समझ रहे कि नहीं? बेपनाह मोहब्बत तुमसे करते हैं। सर, किसी नमूना का परमाणु क्रमांक जेड है। नमूना गांव में, हर गांव में एक एक नमूना होता है, मालूम है तुमको? हर गांव में एक एक नमूना होता है। और जैसे हम नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे सर, बोल दीजिए, नहीं बोलेंगे। आओ सवाल पे आओ। किसी नमूना का परमाणु क्रमांक जेड है ना? ओके, परमाणु क्रमांक जानते हो ना? जैसे एक नमूना ये है और इसका परमाणु क्रमांक कितना है? जेड। और परमाणु क्रमांक का मतलब होता है उसके नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। परमाणु क्रमांक जेड है। अब क्या कह रहा है? उसका द्रव्यमान संख्या ए है, मतलब कि नाभिक में, यहां पे द्रव्यमान संख्या को यहां दिखाते हैं, मतलब कि नाभिक में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिएगा ना तो ए आता है। समझिएगा बात को? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ दीजिएगा तो ए आता है भाई। अरे प्रोटॉन की संख्या हो वही तो परमाणु क्रमांक होता है, माने प्रोटॉन की संख्या को ही जेड बोलते हैं। अब प्लस एन बराबर ए। अगर मुझे न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए, अगर मुझे न्यूट्रॉन की संख्या चाहिए तो मैं इस जेड को ले आके इधर माइनस कर दूंगा और मेरे पास आ जाएगा ए माइनस जेड। तो मेरे प्यारे भाई, इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो न्यूट्रॉन की संख्या ए माइनस जेड होगी। और आपका आंसर नंबर डी। बोलो मजा आया कि नहीं? मजा आया तो लाइक दबाओ। सर इस पे लाइक नहीं दबाएंगे क्योंकि ये सवाल बहुत आसान था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस पे कमेंट कर दोगे सर आसान था। लाइक अगला वाले पे आ जाओ। देखो, हटाते इसको। देखो अगला सवाल हमारा क्या है? सर मजेदार सवाल होना चाहिए सर, इतना लॉलीपॉप मत दीजिएगा, इतना लॉलीपॉप मत दीजिए, ठीक है? ये सवाल देखो, जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधी हो जाती है। भगवान बोले बेटे तुम 100 साल जियोगे,
कितने साल जियोगे? 100 साल। अब कह रहा है कि यदि तुम अपना आधा साल जी गए, मतलब कि 50 साल खत्म, तो बउआ रे ये तुम्हारी कौन आई हुई? तो हम तो कहेंगे कि हमारा आधा आयु खत्म हो गया। तो इसी को कहते हैं अर्धायु। क्या कहते हैं? अर्धायु। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो भैया यहां पर हम कहेंगे कि उसे कहते हैं अर्ध आयु। क्या कहते हैं उसे? अर्ध आयु। जितने समय में किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की राशि अपने प्रारंभिक परिमाण से आधा हो जाए, हम उसे कहते हैं उस राशि की अर्ध आयु। माथा में फिट कर लो। और रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो अर्ध आयु आता है, अर्ध आयु टी से बड़का टी से दिखाते थे 0.693 बाई लेमडा, और ये होता है अर्ध आयु का फॉर्मूला रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु का, जहां लेमडा क्षय नियतांक कहा जाता है। तो दोस्त ये भी सवाल आपके लिए बेहद आसान था। इस पे लाइक दबा दो, है ना, इस पे लाइक दबा दो। चलो अगला क्वेश्चन और भी आएगा, जो छोटे मोटे होंगे उस क्वेश्चन पे दबा देना। चलो हटाए इसको आगे। ओके सर, अगला क्वेश्चन देखो, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सर? अभी देखो, थोरियम के एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। देखो थोरियम दिया हुआ है, ये 90 है और ये 100 कितना है? 230 है। तो देखो ये में से इसमें ये देखो परमाणु क्रमांक है, मतलब प्रोटॉन की संख्या, और ये परमाणु भार है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या। तो अगर मुझे न्यूट्रॉन चाहिए तो मैं परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दूंगा और मेरे पास रिमेन बचेगा 140। मुझे पास क्या बचेगा मेरे पास दोस्त? 140। और हमारा इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 140। एकदम आसान सवाल था, मजेदार सवाल था, लॉलीपॉप सवाल था कि नहीं? था कि नहीं? बोला है या ना? हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखो भैया, अगला क्वेश्चन भी अच्छा ही होगा, मजेदार है ये भी। एक रेडियो एक्टिव नमूने की अर्ध आयु 10 घंटा है। अरे अर्ध आयु को कैसे लिखते हो? अर्ध आयु को 0.693 बटा में लेमडा, तो T बराबर 0.693 इंटू 1 बाई लेमडा। देखो दोस्त, ये 1 बाई लेमडा को हम लोग बोलते हैं औसत आयु। क्या बोलते हैं? औसत आयु। तो तुम अगर चाहोगे तो T बराबर बोल सकते हो 0.693 इंटू औसत आयु को टाउ से दिखाते हैं। सवाल क्या है? अर्ध आयु 10 घंटा दिया है, अर्ध आयु 10 घंटा दिया है, बड़का टी अर्ध आयु है 10 घंटा दिया है, बराबर इसकी औसत आयु क्या होगी? तो 0.693 इंटू में लेमडा, हमारा यह लेमडा चाहिए, क्या है कि यह लेमडा औसत आयु आपको निकालना है भैया, औसत आयु। और औसत आयु क्या है? तो टाउ बराबर हॉरिजॉन भी वगैरह के नीचे से भागा दे दो, तो 10 बटा में 0.693 आप भाग दीजिएगा तो आ जाएगा 14.4 घंटा। तो देखिए, जिस रेडियो एक्टिव नमूने का अर्ध आयु 10 घंटा है, उसका औसत आयु 14.4 घंटा होगा। इसी तरीके से इसको निकालेंगे, ये आप दिमाग में बिठा लो, यहां से ए नंबर आंसर। अर्ध आयु, ध्यान दीजिएगा, अर्ध आयु दोनों में मैं एक रिलेशन लिख देता हूं ताकि आपको आगे पूछेगा भी तो दिक्कत नहीं होगा। अर्ध आयु बराबर 0.693 गुना औसत आयु। ये दोनों में संबंध होता है, और ऐसा सवाल मैंने पीछे करा चुका हूं आपके। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, वहीं एटम का पहला नंबर लेक्चर, तो एटम के पहला नंबर लेक्चर में ये वाली रिलेशन मैंने बताई थी। तो ये वाला आप लोग याद रखिए, अर्ध आयु बराबर 0.693 गुना औसत आयु। इस पे बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपसे बन जाएंगे। तो दोस्त इसको हम आगे बढ़ा दें, एकदम बढ़ा दीजिए सर, इसमें तो मजा आ गया। ठीक है, मजा आना चाहिए क्योंकि सवाल आसान आसान है और आपको सारी चीजें पढ़ा दी गई हैं।
है ना। मजा तो आना चाहिए आपको, वास्तव में मजा आना चाहिए। ये सवाल भी बेहद खूबसूरत है और हमको लगता है कि ये पिछला लेक्चर में आया हुआ था। अरे भाई किसी भी तरह का न्यूक्लियस हो, देखो यहाँ पे कह रहा है कि यूरेनियम नाभिक के घनत्व का परिमाण, देखो नाभिक का घनत्व कितना होता है, पिछले लेक्चर में आया था। तो आपने बोला था कि 2.3 गुना 10 के पावर 17 केजी प्रति मीटर क्यूब के आसपास होता है सर, ये होता है नाभिक का घनत्व। अरे नाभिक के घनत्व मैंने कोई नाम मेंशन नहीं किया था, किसका नाभिक, सारे नाभिक का घनत्व ऐसा ही होता है। और मैंने एक बात बोली थी कि नाभिक का जो घनत्व होता है उसके भीतर कितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन अवेलेबल है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है तो हमारा जो है कोटि पूछ रहा है, मतलब कि 10 का पावर वाला पर्सन पूछ रहा है, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 के पावर 17 केजी प्रति मीटर क्यूब। क्लियर है, ये हमारा हो गया दोस्त। आगे बढ़ते हैं इसको अगले क्वेश्चन के लिए। ये तो और आसान सवाल था सर। देखिए अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हैं, अगर आप बीच में डिसकंटिन्यू नहीं रहते हैं, लगातार बने रहते हैं हमारे साथ, तो आपके क्वेश्चन कुछ दिनों बाद रिपीट होने लगेंगे। मतलब कि क्वेश्चन लिमिटेड है। अरे कितना पूछोगे भाई, सारे तो प्रैक्टिस करा चुका हूं मैं, सारे करा दूंगा, जितने बच्चे हैं वो भी करा दूंगा मैं, बस बने रहो हमारे साथ तुम। 1 किलोग्राम पदार्थ के, जैसे यहां पे देखो 1 किलोग्राम पदार्थ, मतलब कि इससे तो समझ में आ गया कि एम दे चुके आप। जैसे ऐसे ही आगे के सवाल भाड़ में जाए, पहले तुम पहले पढ़ो है क्या, दिया क्या है। 1 किलोग्राम दे दिया, मैंने एम निकाल लिया कि तुल्य ऊर्जा कितनी होगी, मतलब द्रव्यमान ई निकालना है। अब बताओ एम से द्रव्यमान से ऊर्जा कैसे निकलेगा, बताया था आपको आइंस्टीन ने एक नियम दिया था, ई बराबर एमसी स्क्वायर, ई बराबर एमसी स्क्वायर। अब ई का ई निबंधन चाहिए, एम के जगह पर 1, 80 के जगह पर 3 गुना 10 के पावर 8 का स्क्वायर। अगर करोगे तो 9 गुना 10 के पावर 16 के आसपास। तो ये हमारी जो एनर्जी होगी 9 गुना 10 के पावर 16 के आसपास होगी। अब यहां पे पूछ रहा है 10 के पावर 11 जूल, 10 के पावर 14 जूल, 10 के पावर 17 जूल, 10 के पावर 20 जूल। अब तुम बताओ उसके आसपास कौन है। मुझे तो लगता है 10 के पावर 17 आसपास है। तो अगर ये 16 वाला होगा तो 16 वाला क्लिक करेंगे, नहीं तो आसपास वाला क्लिक कर देंगे। समझ रहे बात को ना, इसी के आसपास ऊर्जा वो उत्सर्जित करेगा, इसी के तुल्य ऊर्जा होगी। आसान सवाल था ये वाला, मास्टर स्ट्रोक है इस क्वेश्चन के लिए। जब भी तुमको द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलना हो, ये वाला फॉर्मूला आप लगाओगे। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन देख लो जरा। 7 नंबर सवाल है, संलयन क्रिया के संपन्न। देखो संलयन क्या है, संलयन का मतलब यहां नाभिकीय संलयन से है दोस्त। संलयन का मतलब यहां नाभिकीय संलयन से है। नाभिकीय संलयन क्या है, देखो नाभिकीय संलयन का मतलब होता है हल्के हल्के नाभिकों का मिलना, और हल्के हल्के नाभिक जब मिलेंगे तो बड़ा नाभिक बनेगा, हल्के हल्के नाभिक जब मिलेंगे तो बड़ा नाभिक बनेगा, और इस दौरान ऊर्जा भी उत्सर्जित होता है दोस्त। सूर्य के अंदर जो प्रक्रिया होती है और जिससे ऊर्जा विकिरित होती है, जिससे ऊर्जा निकलते हैं और हमें प्रकाश, हमें इतना सारी चीजें मिल पाती हैं, इतना प्रकाश, इतनी ऊर्जा हम प्राप्त कर पाते हैं, इसकी जो मुख्य कारण है वो सूर्य के अंदर होने वाला नाभिकीय संलयन ही है। इवन सूर्य ही नहीं, सूर्य भी एक तारा है, सारे तारों के बीच नाभिकीय संलयन की ही क्रिया होती है और उसी के फलस्वरूप हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। समझ रहे बात को। तो नाभिकीय संलयन क्या है, हल्के हल्के नाभिकों के मिलने से एक भारी नाभिक का बनना। समझ रहे बात को ना, और उसमें बहुत ही उच्च ताप की आवश्यकता पड़ती है। उच्च ताप और उच्च दाब भी चाहिए, ताप और दाब दोनों चाहिए, बहुत ज्यादा, लाखों के मतलब वो में। तो 3 गुना 10 के पावर 6 केल्विन के आसपास इसमें ताप की आवश्यकता पड़ती है। तो हमारा यहां पर आंसर नंबर कितना हो जाएगा, ए नंबर। याद रखिएगा नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बहुत ही अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है, बहुत ही अधिक दाब की आवश्यकता पड़ती है। ताप कितनी चाहिए भाई, ताप कितनी चाहिए भाई, तो ताप चाहिए 3 गुना 10 के पावर 6 केल्विन। और आप ये याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है। तो गेस करो अगला सवाल कौन सा होगा। अभी तक तो तुमको गेस होने लगा होगा कि अब सवाल कैसे आने वाले होंगे। देखिए एकदम सस्पेंस है, अगला सवाल देखते हैं। मजेदार सवाल होगा, बता रहा हूं मजेदार सवाल होगा, और यही शायद आ जाए, शायद यही सवाल आ जाए जो अभी मैं आपके सामने लाने वाला हूं। देखिए मुझे भी नहीं मालूम। ओहो, हाइड्रोजन बम आधारित है, किस पे आधारित है, हाइड्रोजन बम किस पे आधारित है, बता दो। देखो भैया कोई भी बम, चाहे परमाणु बम हो, चाहे हाइड्रोजन बम हो, अरे कोई भी बम हो फटने के लिए ही बनता है। अरे कोई भी बम हो फटने के लिए ही बनता है। और जब फटता है तो नाभिक अलग अलग होते हैं, और जब कोई भारी नाभिक हल्के हल्के नाभिकों में बट जाता है तो हम उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। और ये बबुआ
नाभिकीय विखंडन पर ही आधारित होता है। हाइड्रोजन बम दे दे या तुमसे परमाणु बम दे दे तो उन सबका आंसर केवल नाभिकीय विखंडन ही होने वाला है। समझ गए ना? चलो अगला क्वेश्चन पे बताओ, गेस करो कौन सा होगा। करो 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 करो। देखो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एकदम। देखो दिल थाम लो। ओए तेरी, देखो ये सवाल मजेदार है, ये सवाल मजेदार है पक्का। क्या है? एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। अब मुझे तुम बताओ ये किस चैप्टर का सवाल है? ये नाभिक का तो बिल्कुल नहीं है कि नहीं है? कमेंट करो कमेंट करो, कमेंट कर रहा सर चैप्टर 1 का है। चैप्टर 1 का है, चैप्टर 1 का ही है, ये चैप्टर 1 का है। देखो भाई विद्युत क्षेत्र कहां था? चैप्टर 1 में ही था। अब क्या पढ़े हम लोग? एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया। देखो ये एक समान विद्युत क्षेत्र है ना? अब कह रहा है कि यहाँ पे सर एगो इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, यहाँ पे एगो प्रोटॉन रखा हुआ है। अगर ये विद्युत क्षेत्र इधर जा रही है तो देखो इलेक्ट्रॉन को उल्टे दिशा में ले जाएगी और प्रोटॉन को अपनी दिशा में ले जाएगी। दोनों पर बल बराबर लगेगा, लेकिन दोनों की दिशा क्या होगी? विपरीत होगी। इस पर भी QE, इस पर भी QE, दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन दोनों की दिशा बराबर नहीं है। तो ऑप्शन चलो, उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे, ऑफ कोर्स बराबर होंगे, लेकिन विद्युत बल परिमाण के साथ दिशा भी लेके चल रहा है। दिशा उल्टी है तो आप ये नहीं बोल सकते कि उन पर लगने वाले विद्युत बल बराबर होंगे। अब सुनो, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। जी हाँ, परिमाण बराबर है, दिशा नहीं होगा। दिशा है वो, समझ रहे हो ना बात को? दिशा उल्टी होगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा? यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन होगा। समझ गए? ताली बजा दो, ताली बजा दो, एकदम बढ़िया, मजेदार सवाल था। चैप्टर 1 का रिवीजन हो गया। चलिए क्वेश्चन अगला सवाल। सर आसान आसान है, सस्पेंस कहां है सर? अरे आसान नहीं है, अगला क्वेश्चन देखो फाड़ू है। आजा 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 आजा, लो बता, लो बता, ना बताओ, तुम बताओ, बताओ। याद है तुमको? नहीं याद है ना? मैं बताता हूं। देख भैया, ऐसा है कि नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन औसत बंधन ऊर्जा फिक्स होती है 8 पॉइंट समथिंग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एवरेज हम लोग जो औसत लेके चलते हैं वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। याद कर लो इसको कि नाभिक की प्रति न्यूक्लियॉन, चाहे किसी के भी नाभिक हो, नाभिक के न्यूक्लियॉन जो होता है प्रति न्यूक्लियॉन, न्यूक्लियॉन मतलब क्या? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों मिलाकर न्यूक्लियॉन कहे जाते हैं। तो प्रति न्यूक्लियॉन जो बंधन ऊर्जा होती है एवरेज, वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, और हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 11 यहां पे क्या है? अभी अभी मैंने बोला इस सवाल का आंसर। सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त कहां से करता है? नाभिकीय विखंडन से? बिल्कुल नहीं। नाभिकीय विखंडन से सारे बम प्राप्त करते हैं। नाभिकीय विघटन से? नहीं। नाभिकीय विघटन भी नहीं। नाभिकीय विघटन तो आपका आ जाता है रेडियो एक्टिविटी में। नाभिक में रासायनिक क्रिया से? नहीं सर, ऐसा भी नहीं है। हाँ, ये दिस वन इज द करेक्ट आंसर। नाभिकीय संलयन, सूर्य हो या तारे हो, सब में जो भी ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया है वो नाभिकीय संलयन से ही होती है। तो हमारा सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 यहां पे देखो, सूर्य भी और तारा भी सबका प्रक्रिया नाभिकीय संलयन ही है। न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं उसको अंग्रेजी में। तारों के शहर में नहीं, तारों के शहर में नहीं सर, तारों में ऊर्जा उत्सर्जन का मुख्य कारण, अरे सूर्य क्या है? तारा ही तो है। सूर्य में क्या हुआ था? नाभिकीय संलयन। तारा में क्या होगा? नाभिकीय संलयन। आंसर मार दो, नाभिकीय संलयन। सर नाभिकीय संलयन किसका? भारी नाभिक का, हल्का नाभिक का? अरे भाई मैं बताता हूं तुमको, हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन हल्का नाभिक है, और जब हाइड्रोजन हल्का नाभिक है तो तुम यहां सी करोगे हल्के नाभिकों का संलयन। समझ रहे हो? और संलयन होता क्या है भाई? हल्के हल्के नाभिकों का मिलना और भारी नाभिक बनाना। समझ रहे हो ना? क्लियर है? ये ऑप्शन नंबर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 13 सर, अब तो एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। अगर नहीं छूटने वाला है तो आप अपने मित्र को, दोस्त को, सबको बता दीजिए कि इस बूम बूम फिजिक्स चैनल पे जाइए। शाम को 6 बजे डेली आपको मस्त मस्त ऑब्जेक्टिव मिलेगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? और जो भी बच्चे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं,
दान पेटी में 5 रुपया डालना है और फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट देना है। सर 5 रुपए दे दिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्या है? 5 रुपए क्या है? समोसा मिलता है उसमें, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। समोसा तक नहीं खा पाओगे 5 रुपए में, टेस्ट दिला दे रहे तुमको। समझ रहे बात को? और हाँ, एक बात और, एक सूचना भी है हमारे पास तुम्हारे लिए कि जो भी बच्चे 11th में है तुम्हारे पास और 12th में मूव करने वाले हैं जनवरी में, समझ रहे हो ना, उनका बेसिक तो हिला होगा। तो अगर तुम अभी आके 12th में उनका नामांकन हमारे यहां कराते हो तो भैया उनका 11th का बेसिक फ्री में ठीक करा देंगे। समझ रहे बात? हमारी टीम इसी पे लगी हुई है कि आपके जितने भी 11th बच्चे हैं जो नहीं पढ़ पाए हैं या पढ़े हैं ढंग से नहीं पढ़े हैं, उनका 11th ठीक करके ही 12th में भेजिए। तो आपको यहां ऑफिस पे आना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा और आपको अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा। और उससे भी अधिक जानकारी चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर जाइएगा। रेगुलर अपडेट आपको हम लोग इस पे देते जाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? हम तो सर बढ़ा दिए नहीं, आ जाओ, पीछे सवाल पे थे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो हम लोग कहाँ थे, ये तारों के सर में थे। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? जो मैंने बातें बोली वो अपने मित्रों दोस्तों को बता दीजिएगा। ये तो हो गया क्वेश्चन। सर ये तो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। अगला क्वेश्चन देख लो क्या है। नाभिकों के मिलने से नए नाभिक के बनने और ऊर्जा के मुक्त होने की घटना, ये सारी घटना देखो, हल्के हल्के नाभिक मिलेंगे, बड़ा नाभिक बनाएगा और उससे ऊर्जा भी मुक्त होगा और इसी को नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहा जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है। तो हमारा यहां पर आंसर कौन सा हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। देखो नाभिकीय संलयन का ही ये परिभाषा है। आपसे अगर पूछेगा कि नाभिकीय संलयन क्या है, ये 2 नंबर में सवाल पूछ सकता है आपसे कि नाभिकीय संलयन क्या है, तो आप क्या कहिएगा? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें 2 हल्के हल्के नाभिक मिलते हैं और एक बड़ा नाभिक बनाते हैं और उस प्रक्रिया में बहुत सारी ऊर्जा जो है विकिरित होती है, बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। जस्ट उसका उल्टा नाभिकीय विघटन। एक भारी नाभिक होता है सर और न्यूट्रॉनों की बमबारी का रह जाता है या कुछ भी, और उसका नाभिक जो भारी वाला है वो 2 छोटे छोटे बराबर बराबर लगभग बराबर बराबर भागों में बट जाता है और इसी प्रक्रिया को नाभिकीय विघटन कहा जाता है। दोस्त, नाभिकीय संलयन सूर्य और तारों में, नाभिकीय विखंडन सारे प्रकार के बम में, और नाभिकीय रिएक्टर एक मशीन है उसमें भी। अगला क्वेश्चन क्या है सर? 14 नंबर। जिस प्रक्रिया द्वारा एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान वाले 2 हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है। अभी तो बताया मैंने विखंडन, अभी तो बताया। नाभिकीय विखंडन भी पूछ सकते हैं आपसे सवाल में 2 नंबर का, और यही परिभाषा आप लिख देना सेम टू सेम। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक लगभग समान द्रव्यमान वाले 2 हल्के नाभिकों में विभक्त हो जाता है, नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। और ये 2 नंबर आपके हाथ में आ गए, ये 2 नंबर आपके हाथ में आ गए, है ना? चलिए सर, ऑब्जेक्टिव के साथ 2 नंबर भी क्लियर होता जा रहा है। एकदम होगा, एकदम होगा। और अब इसके बाद तो जो सारे ऑब्जेक्टिव डालने के बाद 2 नंबर पे ही काम लगाने वाले हैं हम। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है? क्या यार, कितनी बार पूछोगे? नाभिकीय संलयन में तो हल्के हल्के नाभिक मिलते हैं, बड़ा नाभिक बनाते हैं। आ जाओ। एक भारी नाभिक स्वयं ही नहीं, ये तो नाभिकीय विखंडन है। उभमीय न्यूट्रॉनों की बमबारी से एक हल्का नाभिक टूट जाता है, नहीं ये भी नहीं है। उभमीय न्यूट्रॉनों की बमबारी से एक भारी नाभिक टूटता है, ना ये भी नहीं है। 2 हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक तथा अन्य संभव उत्पादों का निर्माण करते हैं। जी हाँ, यही है और यही मैंने आपको बताया है और यही आपने सीखा भी है। हमारा आंसर कौन सा होने वाला? डी है। देखो, चारों ऑप्शन पढ़ना सीखो, सारे ऑप्शन पढ़ोगे तुमको आंसर आप रूपी दिखने लगेगा, ज्यादा कैद करने की जरूरत है नहीं। 16 नंबर, परमाणु के नाभिक में कौन सा ऐसा चीज है जो अवश्य होगा? तो आपने देखा कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, आपके देखने से तो ये दोनों के दोनों आंसर लगेंगे। कौन सा ऐसा नाभिक है जिसमें सर प्रोटॉन नहीं होता? कौन सा ऐसा नाभिक है सर जिसमें न्यूट्रॉन दोनों होते हैं? हमने तो पढ़ा ही है कि नाभिक के भीतर 2 कण होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन मैं आपको बताता हूं, जरा हाइड्रोजन के बारे में विचार करो, हाइड्रोजन के बारे में विचार करो जरा, है ना? हाइड्रोजन एक ऐसा मतलब एलिमेंट है जिसके नाभिक में केवल 1 प्रोटॉन होता है, बाहर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। अगर न्यूट्रॉन 1 भी होता तो यहां परमाणु द्रव्यमान बढ़ जाता कि नहीं बढ़ जाता? नहीं बढ़ा है, मतलब कि न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। तो इसके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, बाकी में होता है। लेकिन यहां पूछ रहा है कि परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, कौन है जो किसी भी हालत में हटेगा नहीं? और वो है प्रोटॉन, वो है प्रोटॉन। न्यूट्रॉन तो एक कंडीशन में हट जाएगा, वो भी हाइड्रोजन वाले कंडीशन में।
न्यूट्रॉन जो है हाइड्रोजन के नाभिक में नहीं होता, हाइड्रोजन के नाभिक में केवल प्रोटॉन होता है, बाकी सब में न्यूट्रॉन प्रोटॉन दोनों होते हैं। सवाल है परमाणु के नाभिक में अवश्य रहेगा, कौन अवश्य रहेगा? तो वो है न्यूट्रॉन, वो है न्यूट्रॉन, वो है आपका प्रोटॉन, अवश्य रहेगा, कभी हटेगा नहीं। वीडियो को आगे देखते रहिएगा, इसलिए क्योंकि आगे ही महत्वपूर्ण सवाल है। शुरू में तो आसान सवाल दे दिया गया है, आगे ज्यादा महत्वपूर्ण। जैसे अभी देखो, ये सवाल बहुत खूबसूरत था, आपको नहीं आ रहा था, ये सवाल मजेदार है। अभी आगे जितने भी सवाल आने वाले ना, सब एकदम वाट लगाने वाले सवाल है, सारे के सारे मैं बता रहा हूं। देखो, ये अल्फा कण क्या है? आपने पढ़ा अल्फा कण क्या है? ये देखो, मैंने पढ़ाया आपको कि अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। अल्फा कण क्या होता है? हीलियम का नाभिक होता है। हीलियम का नाभिक में हीलियम का नाभिक में क्या होता है सर? हीलियम का नाभिक में 2 प्रोटॉन होता है चार्ज के मामले में, तो 2 प्रोटॉन पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन है। अल्फा कण क्या है? ऑफ कोर्स प्रोटॉन है, ऑफ कोर्स क्या है? प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन तो नहीं है। बीटा कण अगर पूछता ना तो इलेक्ट्रॉन होता, बीटा कण क्या पूछता? तो न्यूट्रॉन होता। समझ रहे हो ना बात को? और वो ऋणायन भी होता, लेकिन यहां पूछा अल्फा कण, तो अल्फा कण का आंसर आपका सीधे प्रोटॉन होगा। अगला क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं भैया, 18 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, गामा किरणों का होता है। गामा किरणों का क्या होता है? पहले तो दिमाग में डालो, गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग है, और विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास कोई भी आवेश नहीं होता। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास कोई भी आवेश नहीं होता, तो शून्य आवेश, एकदम बढ़िया, शून्य आवेश, एकदम बढ़िया। अब दोनों ऑप्शन में कौन सही होगा? गामा किरण के पास द्रव्यमान भी नहीं होता, ये भी याद रख लो, गामा किरण के पास द्रव्यमान भी नहीं होता। अरे गामा किरण का विद्युत चुंबकीय तरंगों के पास तरंग व्यवहार होता है, पार्टिकल नेचर नहीं होता। अब पार्टिकल नेचर जिसके पास होता है उसी के पास केवल द्रव्यमान होता है, तो ये तो वेव नेचर है, वे तो तरंग प्रकृति की होती है। तो तरंग प्रकृति जिसके पास भी होता है उसके पास जो है आपका किसी प्रकार का द्रव्यमान नहीं होता। तो पहले तो विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए द्रव्यमान नहीं, आवेश नहीं हुआ, और तरंग प्रकृति रखता है इसलिए इसका द्रव्यमान भी शून्य होगा। तो हमारा सही ए नंबर ऑप्शन होगा। डी नंबर ऑप्शन हो सकता था लेकिन शून्य आवेश देने के कारण से, लेकिन यहां पे बोल दिया कि परिमित द्रव्यमान होगा। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या होगा? शून्य आवेश और शून्य द्रव्यमान। एकदम माथा बांध के एकदम इसको रट लेना, समझ रहे बात को? रटने वाली चीज नहीं है, फील करने वाली चीज है। अगला सवाल देखते हैं, निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है? देखो, भेदन क्षमता, भोंकने की क्षमता, भोंक देगा, किसकी अधिक है? भाई भेदन क्षमता किसकी अधिक होती है? भेदन क्षमता, समझ रहे हो ना? भेदन क्षमता, छुरी लेके आगे ये होती है, माइक खराब हो गया क्या ना? भेदन क्षमता किसकी अधिक है भाई? तो भेदन क्षमता उसकी अधिक होती है जिसकी आवृत्ति कम होती है। देखो, ये आवृत्ति होती है, और जिसकी आवृत्ति कम है उसकी भेदन क्षमता कम है ना? देखो, आवृत्ति ज्यादा है ना, इसकी आवृत्ति ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा, यहां पे आवृत्ति ज्यादा, आवृत्ति ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा, ऊर्जा ज्यादा, भोंकने की क्षमता ज्यादा। भोंकने की, अरे भोंकनी मतलब कुत्ता वाला नहीं, भोंकने मतलब भोंकिए देम, वो वाली भोंकने की क्षमता, तो ये ज्यादा। तो जिनके पास भी ऊर्जा ज्यादा होगी वही ज्यादा भोंकेंगे, और वही ज्यादा भोंकेंगे जिनके पास आवृत्ति ज्यादा होगी, है ना? तो भैया यहां पर सबसे कम गामा किरण की आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, और तरंग दैर्घ्य सबसे कम। गामा किरण की आवृत्ति सबसे ज्यादा, और इसी कारण से इसकी ऊर्जा सबसे ज्यादा, और ऊर्जा सबसे ज्यादा होने के कारण से भेदन क्षमता भी सबसे ज्यादा, भेदन क्षमता भी सबसे ज्यादा। तो गामा किरण सबसे ज्यादा, और देखो जिनकी तरंग दैर्घ्य कम होता है वो कम दूरी तक जा पाते हैं, इसीलिए गामा किरण का रेंज बहुत ज्यादा नहीं होता, गामा किरण बहुत दूरी तक नहीं जा पाता क्योंकि उनका तरंग दैर्घ्य कम होता है। जो भी ज्यादा भेदन क्षमता वाले होंगे, जो भी ज्यादा भेदन क्षमता वाले होंगे वो ज्यादा दूरी तक नहीं जा पाएंगे, कम दूरी तक ही जाते हैं। समझ रहे ना बात को? हाँ, चलिए, तो यहां पर भेदन क्षमता गामा किरण की इसलिए ज्यादा हुई क्योंकि इसके पास ऊर्जा ज्यादा है, इसके पास आवृत्ति ज्यादा है, और इसका तरंग दैर्घ्य कम है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन मूल कण नहीं है? ये मजेदार सवाल है, बताओ मूल कण कौन नहीं है? देखो, मूल कण की बात हो रही है, तो मूल कण में दो हमारे पास, तो हमने तो यही पढ़ा, एक इलेक्ट्रॉन पढ़ा, एक प्रोटॉन पढ़ा, और प्रोटॉन के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? न्यूट्रॉन पढ़ा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीन ही मूल कण है, तो न्यूट्रॉन मूल कण है, यस। ये तो ऑप्शन में नहीं होगा। कौन मूल कण नहीं है? प्रोटॉन भी है, ये भी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन भी है, ये भी नहीं होगा। जी सर, अल्फा कण क्या होता है?
डबल प्रोटॉन होता है और ये मूलकण नहीं होता है। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन मूलकण नहीं है? सी नंबर ऑप्शन। बने रहिए हमारे साथ। अगला क्वेश्चन देखिए, मजेदार सवाल है ये वाला। देखो ये नाभिकीय रिएक्टर, सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर क्या है? अरे नाभिकीय रिएक्टर एक यंत्र है, नाभिकीय रिएक्टर जिसमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया होती है, बहुत लंबा प्रोसेस है। इसको वीडियो में हम एक नाभिकीय रिएक्टर डालेंगे भी, बहुत सारे बच्चे का डिमांड है कि सर नाभिकीय रिएक्टर का एक वीडियो बनाइए। मैं बनाऊंगा, मैं पक्का बनाऊंगा, आने वाले एक आध हफ्ते में मैं इसको डालूंगा जरूर। तो नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बबुआ, नियंत्रक छड़ जो होती है इसमें कैडमियम की बनी होती है, कैडमियम की। सर नियंत्रक छड़ें करती क्या है? नियंत्रक छड़ें जो होती है ना मेरे दोस्त, वहां पर न्यूट्रॉन की बमबारी होती है, न्यूट्रॉन बहुत तीव्र वेग से आते हैं, तो उनको क्या करना पड़ता है ना, रोकना पड़ता है। तो नियंत्रक छड़ें क्या करती हैं? न्यूट्रॉन को अवशोषित करती हैं, न्यूट्रॉन को क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। हाँ, ये इनका काम है नियंत्रण छड़ों का। अब चूंकि कैडमियम एक ऐसा कैडमियम की छड़ जो होती है उसके पास ऐसा प्रॉपर्टी होता है कि उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल थोड़ा बड़ा होता है और वो न्यूट्रॉनों को अधिक मात्रा में अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है, जिसके कारण से नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया जो होती है हमारी कंट्रोल में रहती है ना। तो यहां पर कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ें बनी होती है किसकी? तो भाई मैंने लिख रखा कैडमियम की, और आपको ऑप्शन नंबर ए में ही दिया हुआ कैडमियम, है ना, कैडमियम की बिल्कुल कैडमियम की। मजेदार सवाल था। अगला सवाल भी मजेदार होने वाला है, अगला सवाल भी बेहद मजेदार होने वाला है। ये सवाल देखिए आप, रिएक्टर में ग्रेफाइट की छड़ होती है, भारी जल मंदक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल होते हैं। मंदक का क्या कार्य है? मंदक रिटार्डेशन, आपने पढ़ा है ना, मंदन निगेटिव एस्केलरेशन, और निगेटिव एस्केलरेशन आपके वेग को कम करता है। सेम केस यहां भी है। नाभिकीय रिएक्टर में भी मंदक का एक ही काम है कि जो न्यूट्रॉन बहुत तेज गति से आ रहे हैं उसको रोकिए, उसके वेग को कम करिए। तो न्यूट्रॉन की गति को कम करके तापीय ऊर्जा तक लाना, यही काम होता है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का। तो हमारा आंसर यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो ग्रेफाइट की छड़ इस्तेमाल की जाती है, भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है। भाई भारी जल का इस्तेमाल वहां पे मंदक के रूप में, देखो मंदक के रूप में दो ही चीज का इस्तेमाल किया जाता है, भारी जल D2O और ग्रेफाइट की छड़। मंदक के रूप में पूछ सकते हैं 2 नंबर में कि नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किन किन का उपयोग होता है। तो आपका आंसर होगा पहला नंबर ग्रेफाइट की छड़, दूसरा भारी जल, है ना। ये दोनों मंदक का कार्य करते हैं। इस D2O का एक और काम है, ये शीतलक का भी काम करते हैं। शीतलक का मतलब उसमें बहुत ज्यादा उष्मा उत्पन्न होती है, तो उसको ठंडा करने का काम ये D2O, हल्का जल भी H2O भी इस्तेमाल किया जाता है वहां, हल्का जल भी इस्तेमाल किया जाता है ना। और भी बहुत सारी चीजें होती है जिसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये D2O जो भारी जल के नाम से जाना जाता है, नाभिकीय रिएक्टर में 2 काम कर लेता है। एक मंदक का कार्य कर लेगा, न्यूट्रॉन की गति को कंट्रोल कर लेगा, और दूसरा शीतलक का, वहां जो उष्मा जो हीट जनरेट हो रहा है उसको कम भी कर लेगा, है ना। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। अगला क्वेश्चन 23 जो है, यहां देखिए, परमाणविक रिएक्टर को क्रांतिक होने के लिए, मतलब क्रिटिकल होने के लिए, श्रृंखला अभिक्रिया में उत्पादित तथा प्रयुक्त न्यूट्रॉनों की औसत संख्याओं का अनुपात, देखो उत्पादित जो होते हैं वो न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होना चाहिए और प्रोडक्शन वाले, और जो आपको दिए जा रहे हैं उनके न्यूट्रॉन की संख्या कम होनी चाहिए, तभी ना मानेंगे। अरे जितना दिया उससे कम क्रिएट होगा तो फिर क्या फायदा, जितना दिया उससे ज्यादा प्रोड्यूस होना चाहिए। तो कह रहा है कि उत्पादन जो होना चाहिए ज्यादा होना चाहिए और जो प्रयुक्त हुआ वो कम होना चाहिए। तो ज्यादा बटा कम, ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो हमारा यहां से आंसर हो जाएगा क्या? 1 से अधिक होता है, याद रखिएगा इस बात को। बढ़िया सवाल था ये। और भी मजेदार सवाल है अगला, देखिए यहां पे सवाल समझिए, ये बहुत बहुत खूबसूरत सवाल है। चलिए ये देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत मजेदार सवाल है। यहां पे नियॉन दिया हुआ है 10 और 12, मैं यहां नोट कर लेता हूं, ये नियॉन 10 और 12, इसमें से 2 गो अल्फा कण निकल रहा है, 2 गो अल्फा कण निकल रहा है, मतलब कि ये हीलियम 2 और 4, है ना। तो अब क्या बचेगा इसमें से, जरा देखना। अगर 2 को निकल गया तो यहाँ पे जो भी बचेगा 2 दूनी का 4, 10 में से 4 घटेगा 6 बचेगा, और 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, और इसमें 12 में से 8 घटा दोगे, यानी कि जो भी बचेगा यहाँ पे भाई दिमाग में बिठा लेना, 8 बचेगा ना। सिंपल सी बात है ना। क्या बोल रहा है? अवशोषण करने के बाद अल्फा कणों का एक अज्ञात नाभिक में क्षय हो जाता है, समझ रहे हो ना। ये होना चाहिए कितना, ये होना चाहिए कितना, 22, क्योंकि ये 12 तो होता नहीं है ना, ये 22 होता है। नियॉन का 12 का होता है परमाणु भार, 22 होता है, ये 22 कर लो, तो ये 8 घटेगा, 22 में से 8 घटाओगे तो 14 बचेगा। अब ये बताओ ये 6 और 14 वाला कौन है? ये 6 और 14 वाला कौन है जिसका प्रकरण ये है आपका कार्बन, क्योंकि कार्बन का ही 6 होता है और ये 14 होता है।
समझ रहे हो ना बात को? कार्बन के ही 6 और 14 होते हैं, तो हमारा पर यहां अज्ञात नाभिक कौन हो जाएगा? कार्बन हो जाएगा। अज्ञात नाभिक कौन हो जाएगा? 14। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्या है 25? देखिए सर, रेडियो एक्टिव विघटन के फलस्वरूप, जैसे यूरेनियम 92 है और इसमें से 238 है। आपके कॉपी में मैंने ये वाला चीज, ये इक्वेशन लिखवाया है। इसमें से अगर तुम एगो अल्फा निकालते हो, एगो अगर अल्फा कण निकालते हो, तो ये तुरंत आपको बदल जाएगा थोरियम में। थोरियम हो जाएगा 90 और ये 234। ये देखो, एक मैंने अल्फा निकाला, एक अल्फा कण निकाला, बदल गया थोरियम में। एक अल्फा कण निकला, बदल गया थोरियम में। अब देखो, अब थोरियम में अगर मैं एगो बीटा कण निकाल दूं, अगर मैं थोरियम से एक बीटा कण निकाल दूं 0 और -1, तो अब जो बन जाएगा प्रोटैक्टेनियम बन जाएगा। प्रोटैक्टेनियम 91 और 234। ये देखो, अब यही बोल रहा है आपसे कि यूरेनियम लिया था, अब प्रोटैक्टेनियम बन गया। बताइए क्या क्या निकला है? तो पहले अल्फा कण निकला है और फिर बीटा कण निकला है। पहले कौन निकला है? एक अल्फा कण और एक बीटा कण। हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? बी। ये आपके क्वेश्चन में जब हम आपको पढ़ा रहे थे ये वाली चीज, तो आपके कॉपी में ये इक्वेशन मैंने लिखवाया है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। अब देख भाई, यहां पे सिंपल सी चीज है। एक आपके पास कोई तत्व है 82 और यहां 202। एक नाभिक पहले एक अल्फा कण निकालता है। चलिए अल्फा कण निकाल दिया। अल्फा कण मतलब क्या होता है मालूम है ना तुमको? हीलियम 2 4। जैसे ही निकला ये 80 हो जाएगा, मतलब जो भी बनेगा वाई बनेगा वो 80 वाला बनेगा, है ना। और यहां 4 निकल जाएगा तो 198। ओके, फिर क्या बोल रहा है? फिर क्या बोल रहा है? एक बीटा कण फिर निकलता है। अगर ये बीटा कण निकालेगा 0 -1, तो जो भी बनेगा जेड, वो 80 में से -1 घटाओगे तो 81 हो जाएगा और यहां से 198 हो जाएगा। तो कहा था कि अब जो नाभिक बनेगा परिणामी जेड, परिणामी कौन बना? जेड। एक बार अल्फा निकला तो वाई बना और एक बार बीटा निकला तो जेड बना। तो जेड का परमाणु क्रमांक कितना है? नीचे वाला। नीचे वाला कितना है? 81। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा। एकदम आसान सवाल है, सोचना है और करना है ना। चलिए 27। बहुत बढ़िया सवाल है ये। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। मैं तुमको बता दूं एक बात, नाभिकीय अभिक्रिया में तुम्हारा सब कुछ संरक्षित रहता है, चाहे संवेग हो, द्रव्यमान हो, ऊर्जा हो या फिर तुम्हारा आवेश हो, सभी के सभी संरक्षित रहते हैं। नाभिकीय अभिक्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सारे के सारे, ये चारों के चारों संरक्षित रहते हैं। तो क्या संवेग रहेगा? यस, संवेग रहेगा। आवेश संरक्षित रहेगा? एकदम रहेगा। ऊर्जा रहेगा? एकदम रहेगा। ये सभी जी, हमारा आंसर जो है क्या होगा? डी होगा। सारे के सारे संरक्षित रहेंगे। एकदम आसान सवाल। उम्मीद है थोड़ा सा VBI है और थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। अगला सवाल 28। क्या है 28? कौन सा कण अस्थायी है? जी हां, बेहद खूबसूरत सवाल। कौन सा कण अस्थायी है? क्या न्यूट्रॉन अस्थायी है? क्या प्रोटॉन अस्थायी है? क्या इलेक्ट्रॉन अस्थायी है? क्या अल्फा कण अस्थायी है? मैं आपको बताता हूं कौन अस्थायी है। जी हां, न्यूट्रॉन अस्थायी है। और आपको जान के बेहद अजीब लगेगा कि न्यूट्रॉन की जो औसत आयु होती है 32 सेकंड होती है। 32 सेकंड, मात्र 32 सेकंड। और ये 32 सेकंड के अंदर में इसके बाद तुरंत ये क्या करता है कि पहले इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा और इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करने के बाद एक और एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करता है। एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक एंटी न्यूट्रिनो उत्सर्जित करेगा और अपने आप को प्रोटॉन में ये चेंज कर लेगा। अपने आप को किस में चेंज कर लेगा? प्रोटॉन में। तो न्यूट्रॉन एक अस्थायी कण होता है। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? ए। याद रहेगा ना? ओके, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्त 29। क्या है 29? नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन। भैया नाभिक है ये, इसके अंदर एक प्रोटॉन एक प्रोटॉन। तो सबसे पहली बात कि ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, इनके बीच में विद्युत प्रतिकर्षण बल तो पक्का लगेगा। तो विद्युत बल तो लगना तय है, एकदम लगेगा, बता रहे हैं। नाभिकों को बांध के रखने के लिए एक स्पेशल टाइप का बल होता है जो इस ब्रह्मांड में सबसे ताकतवर है और वो है नाभिकीय बल। तो ये भी लगेगा। तो ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। जी हाँ, तो हमारा सही आंसर कौन होगा? सी। और ये दोनों मिटा दो, है ना। हमारा सही आंसर कौन? तो नाभिक के अंदर 2 प्रोटॉन है। अब दोनों प्रोटॉनों के बीच में 2 बल लगेगा, प्रतिकर्षण जिसको विद्युत बल बोलोगे, उनको बांध को रखने के लिए एक और बल लगेगा जिसको नाभिकीय बल बोलेंगे। नाभिकीय बल आकर्षण बल होता है। और ये सभी न्यूक्लियस को बांध के रखता है।
40 नंबर क्वेश्चन, और शायद ये आखिरी हो, शायद। देखते हैं, एक तत्व के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, खूब बढ़िया, द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं, खूब बढ़िया, एक्स वाई है ना, दोनों के मान लेते हैं, यहां ये एक्स है और ये एक्स है, परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, लेकिन रासायनिक गुण एक होते हैं। अरे रासायनिक गुण एक कैसे हो सकते हैं? रासायनिक गुण एक उन्हीं के हो सकते हैं जिनका यहां पर अगर P है तो यहां पर भी P हो, परमाणु क्रमांक बराबर हो। तो जिनका परमाणु क्रमांक बराबर हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग, भैया उसको आइसोटॉप्स कहते हैं, उनको समस्थानिक कहते हैं, और हमारा आंसर समस्थानिक हो जाएगा भी, हमारा आंसर हो जाएगा भी। सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या जिनमें बराबर हो, समभारिक, समभारिक जिनकी प्रोटॉन की संख्या जो है अलग अलग हो, बराबर हो, बराबर हो, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, परमाणु द्रव्यमान बराबर हो, समझ रहे हो ना, और ये तो अवयव समान होने चाहिए। तो देखो हमारा यहाँ पे जो सही आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर है? आइए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन खत्म। तो ये 30 क्वेश्चन का सेट आपके सामने कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा तो कृपया कमेंट करके अपनी भावनाओं को बताइए, ताकि अगला वीडियो मैं और मजेदार तरीके से बनाकर आपके सामने पेश कर सकूं। तो दोस्त चलिए विदा लेते हैं आज के इस वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।